अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको दो बड़ी खबरें देंगे। एक तो इमरान खान साहब की जमात पीटीआई ने क्यों शामिल होने का फैसला किया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। इसमें क्या कहीं कोई बैरून मुल्क से कंसर्न्स कन्वे की गई थी, क्या थी वो कंसर्न्स और कौन लाया था, हम आपको ये एक्सक्लूसिव बड़ी खबर देंगे। इसके अलावा जो हम आपको दूसरी खबर देंगे वो जो रातों रात जो इत्तेहाद बना पीपल्स पार्टी और नून लीग का, जो दिन तक बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि स्टेलमेट हो गया है और ये चलने का इम्कान है, वो किस तरह टूटा, किसने मुदाखलत की, कहाँ पे मुलाकातें हुई, क्यों शहबाज शरीफ साहब की दौड़ें लगीं, क्यों इसहाक डार साहब, सब लोग मुतहरिक हुए, ये आपको बताएंगे। जबकि तीसरी जो हम आज बात करना चाहते हैं वो अगेन जो कल से एक इंतहाई बदनुमा, घटिया और झूठा प्रोपेगेंडा चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ चल रहा है, उन पर ब्लास्फेमी के संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ये इंतहाई घटिया है। इसमें मौलाना फजल रहमान साहब की जमात जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान भी शामिल हो गई है। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक वीडियो रिकॉर्ड करा दी। खुदा का खौफ कीजिए मौलाना साहब, आप तो बड़े अपने आप को आलिम कहते हैं, आप लाइल्मी में तबसरा कर देंगे बगैर वो फैसला पढ़े हुए। वो ऑनलाइन मौजूद है, वो फैसला पढ़ लीजिए। जो आप कह रहे हो उसमें से एक बात नहीं है उसके अंदर। और पीटीआई के दोस्तों से भी मैं कहूंगा कि खुदारा खुदारा रहम कीजिए इस मुल्क के ऊपर और रहम कीजिए अपनी जमात के ऊपर भी। जब आप लोग इस किस्म के प्रोपेगेंडे शुरू करते हैं तो आप लोग अपनी फाशिस्ट टेंडेंसीज शो करते हैं, और फिर हम जैसे लोग जो आइन पसंद है, जो जमहूरियत पसंद है, जो सिर्फ इसलिए आज आपके आइनी हकूक का दिफा कर रहे हैं क्योंकि वो हकूक आपको आइन ने दिए हैं, आपकी सियासी वाबस्तगी का, वोट का, अपनी मर्जी के नुमाइंदे चुनने का और आज़ादी का। और इसलिए हम आपके इन हकूक की हिमायत करते हैं, आपकी जमात की हिमायत नहीं करते। वरना आपकी जमात ने कोई अच्छे काम नहीं किए हुए। वो मुझे अगले दिन आपका लिख रहा है एक यूट्यूबर के जनाब, वो ओहो सदरी तूर तो फौज का आदमी है। मैंने कहा अच्छा भाई, बड़ा मेहरबानी, आपने पकड़ लिया मुझे। तो वो मुसूफ कहता है लेकिन फिर भी आपके साथ कुछ ज्यादती होगी तो हम आपके आईनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। भाई मुझे मालूम है मेरे आईनी हकूक का आपने क्या तहफ़्फ़ुज़ किया था। जब मुझ पर हमला हुआ था तो आपकी पूरी जमात मुझे ट्रोल कर रही थी। तो बराए मेहरबानी कोई इंसानों वाले काम कीजिए। ये क्यों आप ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम के ऊपर आप लगे हुए हैं? वो आपके जो वो गीला तीतर है, वो दूसरे हैं, वो सारे लाइक क्यों आप अपनी जमात को डिस्क्रेडिट करते हैं जब आपकी जमात का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग क्लेम है कि उनकी सीटें चोरी की गई हैं, फॉर्म 45 वाले रिजल्ट को फॉर्म 47 में बदल दिया गया है। तो बराए मेहरबानी उस इल्जाम तक रहिए। क्यों उसमें आप वो राय साकिब खरल जैसे शतूंगड़ों प्रोपोगेंडिस्ट से वो जाली वीडियोस बनवाते हैं कि जी बैलेट पेपर लाहौर में प्रिंट हो रहे थे। वो जब आपके ऐसे इल्जाम डिस्क्रेडिट होंगे तो आपका जो मेन इल्जाम है, जो असल इल्जाम है और जो इसमें वजन भी है, वो भी डिस्क्रेडिट हो जाएगा। लोग कहेंगे कि यार ये तो बैलेट पेपर वाली झूठी खबर करते हैं, फॉर्म 45 भी झूठे बयान कर रहे होंगे। और जब आप ये ब्लास्फेमी और इस किस्म के इल्जाम लगाने लगे तो हम जैसे लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार इस जमात को आईनी हकूक मिलने रहेंगे जिसके अंदर इतना फाशिज्म भरा हो कि वो एक जज के ऊपर, क्योंकि उस जज ने उनके खिलाफ एक गैर आईनी फैसला दिया है। मैं मानता हूं 13 जनवरी का फैसला मुकम्मल तौर पर गैर आईनी था पीटीआई का इलेक्शन सिंबल लेने का, लेकिन आप उसके ऊपर ब्लास्फेमी लगाने लग जाएंगे। कुछ अकल कीजिए। ये जो गीला तीतर इमरान रियाज लाहौर में ये लगा हुआ है, ठीक है, ये लोग आपसे लाखों डॉलर कमा रहे हैं और लाखों डॉलर के बदले में आपको झूठ बेच रहे हैं, आप लोगों को गलत रास्ते पे लगवा रहे हैं, आप लोगों से ऐसी मुहिम चलवा रहे हैं जो आपकी जमात के चेहरे के ऊपर एक बदनुमा धब्बा है। बचिए ऐसे लोगों से। अब जरा आगे आ जाइए कि वैसे इसमें एक बात आपको और बता दूं कि पीटीआई का ये फॉर्म 45 वाला केस इतना मजबूत है कि इलेक्शन कमीशन में 300 से ज्यादा पिटीशंस हाई कोर्ट्स की डायरेक्शन पर दाखिल हुई हैं, जिसमें जो फॉर्म 45 में रिजल्ट है वो फॉर्म 47 से मुख्तलिफ है।
300 से ज़्यादा ये पिटिशन हैं सिर्फ एक इल्ज़ाम के ऊपर, के फॉर्म 45 वाला रिजल्ट फॉर्म 47 में नहीं था। ठीक है, अगर आप उन, और ये कौमी और सूबाई असम्बली दोनों की हैं, अगर आप इसकी आधी सीटें भी कह दें कि वो सीटों पे साबित हो जाता है, ठीक है, 150 सीटों पर वो आरओज ने धांधली की और फौज के कहने पर रिजल्ट चेंज किए, तो आप सोचिए कि इलेक्शन के पल्ले क्या बचेगा। तो इस इल्जाम तक रहिए, इसको कॉन्टेस्ट कीजिए और लीगली अच्छा जानदार कॉन्टेस्ट कीजिए। लेकिन ये ब्लास्फेमी श्लास्फेमी लगाना ये बड़ा शर्मनाक है। आप एक मुल्क के चीफ जस्टिस की जिंदगी खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इतना शर्मनाक हरकत, इतना नीचे गिरेंगे। अब आगे ये तो आपको मालूम है इमरान खान साहब ने पहले जो पीटीआई थी वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को ज्वाइन करने जा रही थी, अल्लामा राजा नासिर बाज़ साहब की जो जमात है। अब मसला ये था कि उसके बाद बैरून मुल्क एंटीने खड़े हो गए, खुसूसन अमेरिका और सऊदी अरब में। अमेरिका की तरफ से भी यहाँ पर कहते हैं कि डिस्प्लेयर कन्वे हुआ कि ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान में एक ऐसी जमात पाकिस्तान की लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है जो ईरान से बरह रास्त ताल्लुकात रखती है, अच्छे ताल्लुकात रखती है, शिया जमात है। फिर दूसरा जो आप कह लें कि बड़ा जो एक गेम चेंजर किस्म का था वो ये था कि सऊदी इंटेलिजेंस हुकाम स्पेशली पाकिस्तान आए और वो यहाँ पर मुलाकातें करके गए। उन्होंने पीटीआई के लोगों से मुलाकातें की, उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत से मुलाकातें की और उसमें उन्होंने कहा कि जो राजा नासिर बाज़ साहब हैं ये क्लास फेलो हैं, हसन नसरुल्लाह के जो हिजबुल्लाह के चीफ हैं, इनके ईरान से ताल्लुकात बहुत करीबी हैं। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक मैटर ऑफ कंसर्न होगा कि पार्लियामान में जो सबसे ज़्यादा सीटें रखने वाली जमात होगी, चाहे वो अपोजिशन में भी होगी, लेकिन वो एक शिया जमात के अरकान होंगे। चाहे वो अरकान सारे शिया ना भी हों, लेकिन वो जमात एक शिया जमात होगी। और आपको पता है सऊदी अरब और ईरान की सेक्टेरियन टेंशन तो बहुत ज़्यादा है और इसकी प्रॉक्सी वार पाकिस्तान में बहुत एक 80 की दहाई से लड़ी जा रही है, जिसमें दोनों तरफ हज़ारों माओं के कीमती बेटे बेटियां बहन भाई शहीद हो चुके हैं। तो वो एक था। फिर ये चीज़ें इमरान खान साहब के गोश गुजार की गई, उनको बताया गया कि ये कंसर्न्स हैं, तो आप देखिए। उसके बाद इमरान खान साहब ने फिर ये सोच विचार करके फैसला किया कि ठीक है हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन कर लेते हैं। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अपने चीफ हैं वो भी आज़ाद लड़के जीते हुए हैं, साहबजादा हामिद रजा साहब। बहरहाल उन्होंने अपनी पार्टी वापस ज्वाइन की और अब इन लोगों ने भी जो 89 पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों ने जो कह रहे थे ना कि ये पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार छोड़ के भाग जाएंगे, अब दूसरी जमातें ज्वाइन कर लेंगे, वो पीटीआई के लोगों को अब नज़र आ गया है कि अगला इलेक्शन बहुत करीब है। इस इलेक्शन में हमने लिटा दिया है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अपने वोट से, तो अगले इलेक्शन में तो उड़ा के रख देंगे, कोई इमरान खान को नहीं रोक सकता और वो अगला इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है। तो उसके बाद वो लोग अब पीटीआई को छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको नजर आ गया कि पीटीआई अब सिर्फ सोशल मीडिया की जमात नहीं है, ग्राउंड पे मौजूद है, उसका वोटर मौजूद है। और ये साल डेढ़ में इन जमातों को जिनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार में लाई है, ये जिस किस्म के फैसले लेंगे उसके बाद जब ये गिरेंगे और नया इलेक्शन होगा तो ये ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे कि इनका कौन सा उम्मीदवार जीता है। ठीक है, तो वो अब नहीं छोड़ रहे पीटीआई, क्योंकि उनको पता है ये साल डेढ़ के लिए गुनाह बेलज़्ज़त है इस इमरान खान साहब को डिच करके, इमरान खान के वोट पे जीत के डिच करके और दूसरी जमात को ज्वाइन करना। तो वो नहीं छोड़ रहे। अब 89 लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में अपने एफिडेविट जमा करा दिए हैं कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन कर रहे हैं। 3 लोग रह गए हैं। ये वो 3 लोग हैं जिनका कामयाबी का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया इलेक्शन कमीशन ने। जिस दिन वो भी जारी हो जाएगा वो भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में एफिडेविट जमा करवा देंगे। एक पीटीआई का रुकन था जिसने पार्टी को डिच किया और दूसरी साइड ज्वाइन की, नून लीग। तो ये हालात हैं। इसी तरह पंजाब असम्बली में भी
100 से ज़्यादा पीटीआई के अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर अपने जमा करा दिए एफिडेविट। केपी में भी 70 से ज़्यादा जमा करा दिए, में बाकी भी जमा करा देंगे। तो ये एक सूरत हाल है कि जिसमें पीटीआई ना सिर्फ इलेक्शन में अपना वोट बैंक बरकरार रखने में कामयाब है, बल्कि अपना मैंडेट भी जो उसको मिला है, जिसमें बहुत सा तो चुराया गया है, लेकिन जो उसके पास बाकी है उसको भी बरकरार रखने में कामयाब हुई है। पंजाब असम्बली के 5-6 MPs ने ज़रूर पार्टी डिच की है, लेकिन बाय एंड लार्ज पार्टी के साथ लोग खड़े रहे हैं। तो ये बड़ा एक चीज़ है जो पीटीआई की अचीवमेंट है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरह से आगे मटेरियलाइज होती है, असम्बली में ये कैसी अपोजिशन करते हैं। अगर इन्होंने असम्बली में अपने कार्ड्स स्मार्टली खेले तो ये हुकूमत साल सवा साल चल गई तो बड़ी होगी, अदरवाइज ये हुकूमत आई ही गिरने के लिए है। अब आ रही है आगे। अब जो अगली चीज़ है वो है कि ये रातों रात इत्तेहाद कैसे बना, जबकि उस दिन बिलावल भुट्टो साहब सुप्रीम कोर्ट के बाहर कह रहे थे कि स्टेलमेट है और ये हमारी वजह से नहीं, नून लीग की वजह से है, और वो वजारतें लेने को भी तैयार नहीं थे। और नून लीग वजारतों के बगैर कि पीपल्स पार्टी कैबिनेट में ना आया, वो उनके साथ एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं थे। वो कहते कि यार ये तो सारा बोझ हमारे ऊपर पड़ेगा, हम तो बिल्कुल ही इसके अंदर दब के दफन हो जाएंगे। तो अब हुआ ये कि उससे एक रात पहले, जिस दिन बिलावल भुट्टो साहब ये प्रेस टॉक कर रहे थे और फिर रात को इत्तेहाद हुआ, उससे एक रात पहले रात गए, क्योंकि ये बैरून मुल्क की एजेंसी है तो वहाँ पर तो पाकिस्तान का उनका टाइम का डिफरेंस होता है। जो फिच है उसकी जो रिपोर्ट आई उसमें जो कहा गया कि पाकिस्तान की जो फ्रजाइल डेमोक्रेसी है, एक कोलिशन गवर्नमेंट बन नहीं पा रही, एक अनसर्टेनिटी और क्योस है, इस वजह से जो इन्वेस्टर और जो IMF है वो पाकिस्तान से कोई भी कमिटमेंट करने के लिए घबराएंगे और वो नहीं करेंगे, क्योंकि एक कोलिशन गवर्नमेंट वो अनपॉपुलर फैसले और सख्त रिफॉर्म्स नहीं इनिशिएट कर सकेगी जो उसके लिए अगला इलेक्शन मुश्किल बना दे। तो उसके लिए जब उनकी ये आई तो वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की घंटियां बजी। उन्होंने कहा कि यार क्या, उन्होंने बड़ी अर्करेजी से वो पूरी फिच की रिपोर्ट पढ़ी। उन्होंने पाकिस्तान में, जारी बात है, यहाँ पे मोस्टली बिजनेसमैन और बैंकिंग सेक्टर के लोग वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के साथ वेल अलाइंड हैं। उन्होंने उनसे ही दिन के टाइम मुशावरत की कि ये क्या है, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। तो उन सब ने उनको कहा किया कि यार ये बड़ी डैमनिंग रिपोर्ट है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, और हम ऑलरेडी $8 अरब हमारे बमुश्किल फॉरेन रिजर्व बनते हैं, जो हमारी 2-3 माह से ज़्यादा के एक्सपोर्ट्स के नहीं है। और अगर आगे हमने IMF से मुआहदा ना किया, हमें IMF ने एक और प्रोग्राम ना दिया और हमने उस प्रोग्राम के तहत रिफॉर्म्स इनिशिएट ना की, तो हम तो अगले 5-6 महीने में डिफ़ॉल्ट के दहाने पे होंगे। तो इस अनसर्टेनिटी और क्यास को ख़त्म किया जाए, जिससे भी हुकूमत बनानी है उसको जल्द से जल्द ये मुआहदा करवाया जाए, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जाए मैसेज कि नहीं, हुकूमत बन गई है और अब चीज़ें आगे चलने लगी हैं। यहाँ पर स्टॉक मार्केट को मैसेज जाए, सब जगह बजाए, तो चीज़ें दोबारा से पहिया चलना शुरू हो। ये अनसर्टेनिटी बड़ी किलर है पाकिस्तानी मीशत के लिए। तो उसके बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की एक सीनियर शख्सियत ने, वो एक्टिव हुए जनरल साहब, वो जाके मिले सबसे पहले मियाँ शबाशी साहब से। मियाँ शबाशी साहब ने उनको बताया कि भाई वो मसला ये है कि मैं तो तैयार हूँ, मुझे तो किसी सूरत में भी शेरवानी दे मैं पहनने को तैयार हूँ, लेकिन जो मियाँ नवाज साहब ग्रुप है वो कहता है कि जब तक पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में नहीं आती हम वफाक में हुकूमत नहीं बनाएंगे। और उसमें आपको पता है पब्लिकली ख्वाजा साद रफ़ीक, मियाँ जावेद लतीफ़, ये लोग इजहार कर रहे थे कि भाई अगर कैबिनेट में नहीं पीपल्स पार्टी तो हम अपने आपको मरवाने के लिए क्यों सेंटर में हुकूमत बनाए। तो फिर उन्होंने कहा अब इसका हल, तो उन्होंने कहा कि आप मियाँ नवाज साहब से बात करें। तो उन्होंने कहा आप क्यों नहीं करते मियाँ नवाज साहब से बात। उन्होंने कहा कि भाई मियाँ नवाज साहब मुझे डांट देंगे, वो कहेंगे तुम्हें शहबाज शेरवानी पहनने का शौक पड़ा हुआ है, ठीक है, और मेरी पार्टी का पॉलिटिकल फ्यूचर स्टेक पे लगा हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर कैसे बात की जाए, तो उन्होंने कहा इसहाक डार को एंगेज करें। और ये मुलाकात इस्लामाबाद में हुई। उसके बाद मियाँ शहबाज साहब लाहौर निकल गए और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की शख्सियत इसहाक डार साहब के पास फ़ोन की। वहाँ पर इनसे बातचीत हुई, इसहाक डार साहब को तमाम चीज़ समझाई गई। जाहिर बात है इसहाक डार भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, मईशत
उनको नहीं पता तो किसको पता है, तो उन्होंने भी समझ लिया कि हाँ फिच की रिपोर्ट बड़ी डैमेनिंग है, और उन्होंने कहा ठीक है मैं जाके बात करता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब से। वो फिर मरी चले गए। उन्होंने जाके मरी 1 घंटा मियां नवाज शरीफ साहब के पास लगाया, उनको कन्विंस किया कि आप मुलाकात करें, इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियत आ रही है और इसमें कुछ वे आउट निकालें, और ठीक है अगर पीपल्स पार्टी ने भी कैबिनेट में आती तो चले हम एग्री करते हैं। तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की ये शख्सियत गई, मरी, मरी से आगे शांगला गली है, वहाँ पर ये शांगला हिल, शांगला गली, वहाँ पर एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ही एक सेफ हाउस में, या आप कह लें एक रेस्ट हाउस में, वहाँ पर मियां नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब से एक मुलाकात हुई। वहाँ पर चीज़ें डिटेल में डिस्कस हुई, फ्यूचर डिस्कस हुआ, चीज़ें डिस्कस हुई। उसके बाद यही शख्सियत फिर वहाँ से इस्लामाबाद पहुँचे। मियां नवाज शरीफ साहब ने लाहौर मियां शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन किया कि आप आ जाएँ इस्लामाबाद, और ये अब्बास ज़रदारी साहब को लाएंगे और आप ये एग्रीमेंट साइन करें। और फिर यही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियत जाके इस्लामाबाद में आसिफ ज़रदारी साहब से मिली। मीनवाइल शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर से वापस इस्लामाबाद का सफ़र किया। इन्होंने इस्लामाबाद में फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियत से मुलाकात करके जो आसिफ ज़रदारी साहब से, वहाँ से इनको मनाया गया, इनको कहा गया ठीक है ये टर्म्स आप आ जाएँ, लेकिन अब ये है कि कौमी असम्बली का आप स्पीकर नहीं लेंगे, वो फिर नून लीग को ही दें ताकि वो फिर कौमी असम्बली को कंट्रोल कर सकें, सेनेट आप ले लें फिर। और फिर वो फार्मूला तय पाया कि ठीक है गवर्नर पंजाब आप ले लें, केपी का गवर्नर ले लें, बलूचिस्तान में नून को गवर्नर दे दें, फिर सिंध में नून को दे दें। तो यूँ एक पावर शेयरिंग फार्मूला उस वक्त तय पाया, और उसके बाद फिर रातों रात आसिफ ज़रदारी साहब पहुँचाए गए। फिर वो भी आके बैठे, फिर इसहाक डार साहब के घर दोबारा मुलाकात हुई। चीज़ें तो ऑलरेडी तय हो चुकी थी, और वहाँ पे फिर एक फॉर्मेलिटी के तौर पे दुआ खैर हुई, और फिर यूँ हुकूमत बन गई और ये मुआहदा तय पा गया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।